वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बांग्लादेश में रिलीज हुई एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है चक्कर 302। काफी दिनों के बाद एक बांग्ला मूवी लेकर आया हूँ। खैर तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी गाँव में कुछ टीनेज लड़के नदी के पास जाकर स्विमिंग वगैरह करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ लड़के नदी से बाहर निकलकर वापस अपने घर पर जाने लगते हैं। सारे लड़के जाने के बाद उस नदी के पास सिर्फ दो ही लड़के होते हैं। एक लड़का पानी में होता है और दूसरा लड़का किनारे पर बैठा होता है। ये पानी में रहने वाला लड़का दूसरे लड़के से कहने लगता है, अरे तुम क्या ऊपर बैठे हो, नीचे आओ, चलो थोड़ा वहाँ तक स्विमिंग कर आते हैं। वो लड़का कहने लगता है, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है बाबा, तुम ही तैरो। तो पानी वाला लड़का हल्के से इसको लान-तान करने लगता है, थत इतना डरपोक कैसे हो तुम, तुम्हारा दिल तो लड़कियों जैसा है। इस तरह से ये खुद अकेले ही तैरने लगता है। थोड़ी देर के बाद जो लड़का किनारे पर बैठा होता है ना, वो उस नदी में आकर उस बंदे को डुबाकर मार देता है। खैर दूसरे सीन में मोइनुल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। जब मोइनुल अपनी गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस स्टेशन जाने वाला होता है तो इसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। उसी वक्त इसका असिस्टेंट साजिब अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आता है। पूछने लगता है कि क्यों सर, आज भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे सर, मैंने आपको कितनी बार कहा, नई गाड़ी ले लीजिए। मोइनुल कहने लगता है कि देखो साजिब, लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना ही इंसान की जिंदगी है। साजिब कहने लगता है, ठीक है सर, आप अपनी गाड़ी को पार्क करके मेरी गाड़ी में आ जाइए। इस तरह से ये दोनों एक क्राइम स्पॉट पर जाने लगते हैं। मतलब मोइनुल को खबर मिली होती है कि किसी घर में एक लड़के की लाश मिली है। साजिब रास्ते के दरमियान में मोइनुल को यही डिटेल्स बताते रहता है कि सर, लड़के की उम्र तकरीबन 21 या 22 साल होगी, पेट में स्टैब करके मार दिया उसको। बाकी बातें वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगी सर। इस तरह से ये दोनों उस क्राइम स्पॉट पर जाने लगते हैं। तो सच में घर के पास जाकर देखने पर एक लड़का खून में लथपथ पड़ा होता है। शायद कल रात को इसकी हत्या हुई। वहीं पर एक और पुलिस ऑफिसर होता है, अंदाजा लगाने लगता है कि शायद कल रात लड़कों ने ज्यादा ड्रग्स ले लिया और हाथापाई के दरमियान में इस लड़की की मौत हो गई। बस बात खत्म, सॉल्व। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि मोइनुल और इस पुलिस ऑफिसर के बीच कुछ जमती नहीं होती। ये पुलिस ऑफिसर मोइनुल को यही बताने लगता है कि मैटर बहुत ही सिंपल है, आपकी कोई मदद नहीं, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मोइनुल वहाँ से नहीं जाता। एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, घर की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। मोइनुल साजिब को बुलाकर कहने लगता है कि तुम फटाफट से इस लड़के की आइडेंटिटी के बारे में पता करो कि लड़का कौन है, ये घर किसका है, और इसी तरह इस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। साजिब कहने लगता है कि सर, मैंने इस घर के बारे में ऑलरेडी पता कर लिया। ये घर किसी वाइफ एंड हस्बैंड के नाम पर है और उन दोनों का आईडी फेक है। लगता है ये लड़का यहाँ पर एज ए किराएदार की तरह रहता था। मोइनुल पूछने लगता है कि विक्टिम का फोन कहाँ पर है। साजिब कहने लगता है, नहीं सर, इस घर में विक्टिम का फोन तो किसी को नहीं मिला। यह सुनने के बाद मोइनुल को थोड़ा अजीब लगता है। आजकल की जनरेशन बिना फोन के कहीं पर भी नहीं जाती, लेकिन विक्टिम के पास फोन कैसे नहीं है। अब मोइनुल ने घर की इंस्पेक्शन की होती है ना। साजिब से कहने लगता है कि विक्टिम की हत्या हाथापाई से नहीं हुई, इट्स ए प्लान मर्डर। उस इंस्पेक्टर से भी कहने लगता है कि इंस्पेक्टर साहब, ये केस इतना सिंपल नहीं है, असली इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होगी। उसके बाद दूसरे दिन मोइनुल और साजिब अपने सुपीरियर के पास जाने पर कुछ बातें पता चलती है कि विक्टिम का नाम था सादमान, उसकी माँ का नाम नीला, जो कि एनजीओ में काम करती है, सादमान का फादर नहीं। और इसी तरह क्राइम स्पॉट पर सादमान का फोन नहीं मिला। सादमान अपने घर गए हुए 4 दिन हुए थे। 2 दिन पहले ही उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन पर जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि सादमान की एक जीएफ होती है जिसका नाम होता है लीमा। अब वो लीमा कहाँ पर है किसी को नहीं पता। मोइनुल का सुपीरियर ये केस मोइनुल को देने लगता है कि फटाफट से तुम ये केस सॉल्व करो। खैर अब मोइनुल के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसके घर में इसकी बीवी, इसकी छोटी बच्ची और इसकी माँ रहती है। दूसरे सीन में बुरखे में कोई लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कपड़े शपड़े पैक करके चोरी छुपके किसी से बचकर कहीं पर जा रही होती है। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, उसी वक्त वहां पर पुलिस वाले आकर इस लड़की को हिरासत में लेते हैं। ये लड़की और कोई नहीं, सादमान की जीएफ लीमा होती है। लीमा के फोन को ट्रैक करके इसको हिरासत में लेते हैं। लीमा को पुलिस स्टेशन पर लाने के बाद उस रात क्या हुआ वो मोइनुल को बताने लगती है कि एक्चुअली उस रात सादमान, लीमा और रयान पार्टी से वापस अपने घर पर जा रहे थे। मोइनुल पूछने लगता है कि रयान कौन है। लीमा कहने लगती है, रयान चौधरी, वो हमारा फ्रेंड है, मतलब हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यह सुनने के बाद मोइनुल शॉक में रह जाता है क्योंकि ये रयान और कोई नहीं, बहुत बड़े एक्टर हसन चौधरी का बेटा होता है। सादमान और रयान स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। लीमा उस रात क्या हुआ वो बताने लगती है। उस रात ये तीनों कोई पार्टी अटेंड करके वापस घर आ रहे थे
तो किसी तालाब के पास अपनी गाड़ी रुकाकर गाड़ी में ही ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। थोड़ा चिल करने के लिए लीमा गाड़ी से बाहर आकर बारिश में भीगने लगती है, मतलब उस रात बारिश हो रही होती है। इस तरफ गाड़ी में जब सादमान और रयान और ड्रग्स लेने लगते हैं तो इनके पास ड्रग्स खत्म हो चुका होता है। रयान से कहने लगता है कि तुम ही जाकर ला दो ना यार, घर में पड़ा है। सादमान लीमा के पास आकर ये भी थोड़ा चिल होने लगता है। रयान अपनी गाड़ी लेकर घर के पास जाता है और थोड़ा माल लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद रयान सादमान और लीमा के पास आकर सादमान से ही पूछने लगता है, अरे यार घर पर माल तो नहीं है, सारा माल कहाँ पर गया? सादमान कहने लगता है, माल नहीं है तो तुमने ही कंज्यूम कर लिया होगा। इसी बात को लेकर रयान और सादमान के बीच हल्के सी झगड़ा होने लगता है। मतलब रयान कहने लगता है कि माल पर मैं खर्चा करूं और तुम एंजॉय करो अपनी जीएफ के साथ। वाह रे बेटा वाह, तुम साले मेरे पैसे से एंजॉय करते हो, घर का किराया मैं पे करता हूँ, तुम्हारा खर्चा मैं उठाता हूँ और मेरे लिए ही तुमने माल नहीं रखा। अब लीमा इन दोनों के झगड़े को रोकने की कोशिश करने पर सादमान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लीमा रयान को समझाने लगती है, अरे इस छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों झगड़ा करने लगे, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। अरे माल तो वही कहीं पर होगा, तुम ही जाकर देख कर आ जाओ। रयान गुस्से में कहने लगता है कि मैं उस साले को मार दूंगा। इस तरह से वो भी घर पर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब लीमा भी घर पर जाने लगती है तो ये देखती है रयान अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा रहा है, इसके साथ सादमान नहीं होता। घर के अंदर जाकर देखने पर लीमा शॉक में रह जाती है। नीचे सादमान की लाश होती है, खून में लथपथ। लीमा ने यही सोचा कि शायद रयान ने गुस्से में सादमान को मारकर वहाँ से भाग गया। खैर प्रेजेंट डे पर मोइनुल लीमा से सादमान का फोन पूछने लगता है, उसका फोन कहाँ पर है, क्राइम स्पॉट पर तो नहीं मिला। लीमा कहने लगती है कि सर मुझे तो फोन के बारे में नहीं पता, शायद उसी के पास होगा। मोइनुल कहने लगता है नहीं, उसका फोन मिसिंग है। मोइनुल पूछने लगता है तुम यहाँ से भाग क्यों रही थी? लीमा यही कहने लगती है कि सर मैं लाश को देखकर बहुत डर गई, इसलिए मैं छुपने के लिए दूसरे शहर जा रही थी, मैंने सादमान को नहीं मारा सर। थोड़ी देर के बाद साजिब मोइनुल के पास आकर ये खबर सुनाने लगता है कि सर अभी अभी मुझे खबर मिली कि रयान अपने घर वापस आया है। मोइनुल कहने लगता है चलो हसन चौधरी अपने बेटे को बचाने से पहले उसके घर पर जाकर उस रयान को दबोच लेते हैं। इस तरह से पुलिस वाले फटाफट से रयान के घर पर आकर उसके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तो पुलिस वालों को कुछ ड्रग्स के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मिलते हैं। बाद में उसकी गाड़ी में चेक करने पर मर्डर वेपन मिलता है पुलिस वालों को, मतलब वही चाकू। इसी सबूत के बलबूते पर पुलिस वाले इस रयान को गिरफ्तार कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद रयान के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पर आते हैं। वही हसन चौधरी और उसकी माँ ज़ेबिन। मोइनुल इन दोनों को सारा मामला समझाने लगता है कि आपके बेटे रयान ने अपने फ्रेंड सादमान को मार दिया और रयान की गाड़ी में मर्डर वेपन भी मिला। ज़ेबिन शॉक में रहकर कहने लगती है, अरे रयान सादमान को कैसे मार सकता है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है। बाद में ये दोनों सेल के पास जाकर रयान से मुलाकात करते हैं और उसको हौसला देने लगते हैं कि बेटा रयान तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द ही बाहर आओगे। लेकिन रयान अपने माँ बाप से ढंग से बात ही नहीं करता, बस यही कहने लगता है कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो सारे रिपोर्टर्स इन दोनों को घेर लेते हैं, सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं। हसन यही कहने लगता है कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, पुलिस अपना काम कर चुकी है और हम भी अपना डिफेंस करेंगे। जब हसन और ज़ेबिन वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं तो इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, बस दुनिया के लिए अच्छे मियाँ बीवी है। खैर दूसरे दिन रयान का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। सारे दलीलें सुनने के बाद जज ये फैसला सुनाता है कि लीमा और रयान को बेल नहीं देंगे, बेल रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद मोइनुल रयान के पास आता है थोड़ा पूछताछ करने के लिए। मोइनुल पूछने लगता है कि बताओ तुमने सादमान को क्यों मारा? रयान यही कहने लगता है कि मैंने सादमान को नहीं मारा, जब मैं घर पर गया था मैंने उसकी लाश देखी। मोइनुल पूछने लगता है अच्छा तो मर्डर वेपन तुम्हारी गाड़ी में कैसे आया? उसके ऊपर तो सादमान का खून ही लगा है, क्या वो चाकू चलते चलते तुम्हारी गाड़ी में आकर बैठ गई? रयान चीखते हुए यही कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि उसकी हत्या किसने की, कैसे हुई। मोइनुल पूछने लगता है लीमा ने कहा कि उस रात तुम्हारा झगड़ा सादमान के साथ हुआ था, क्या ये कोई ट्रायंगल लव स्टोरी है क्या? रयान कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ सच है कि उस रात हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन माल को लेकर। मोइनुल भी कहने लगता है कि सच क्या है खुद ब खुद सामने आ जाएगा और तुम थोड़ा चिल्लाना कम करो बे। दूसरी तरफ ज़ेबिन नीला के पास आती है, वही सादमान की माँ के पास। नीला का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है मीज़ान। एक्चुअली ज़ेबिन नीला के पास समझाने के लिए आती है कि सादमान और रयान ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, रयान सादमान को नहीं मार सकता। केस थोड़ा वित्ड्रॉ करने के लिए कहती है, सादमान मेरे बेटे जैसा भी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन नीला केस विथड्रॉ करने से मना करने लगती है। इसी बात को लेकर नीला और ज़ेबिन के बीच हल्के से तू-तू मैं होने लगती है। एक्चुअली ज़ेबिन और नीला एक दूसरे को ऑलरेडी जानते होते हैं। नीला ने काफी सारी बार
जबीन को फोन करके ये बताया था कि तुम अपने बेटे से कहो कि वो मेरे बेटे से दूर रहे, वो दोनों हद से बाहर जा रहे हैं। लेकिन जबीन अपने बेटे पर इतना केयर नहीं किया होता। दूसरे दिन मीज़ान, नीला और कुछ लोग धरने पर उतर आते हैं। मीडिया के सामने आकर यही कहने लगते हैं कि वो हसन चौधरी अपना इन्फ्लुएंस यूज करके केस को दबाना चाहता है, लेकिन हम लोग जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस फॉर सादमान। सो काफी सारी पब्लिक भी नीला की सपोर्ट में ही होती है। दूसरी तरफ उस हसन चौधरी को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होता है। मतलब जब भी इसका दिमाग खराब होता, ये अपने जीएफ के पास आकर थोड़ा चिल करते रहता है। अपने जीएफ के पास रेयान के बारे में डिस्कस करने लगता है कि मुझे किसी भी तरह से मेरे बेटे को बाहर लाना होगा। हसन की जीएफ रेयान को एक छोटी सी एडवाइस देने लगती है, मतलब आइडिया देने लगती है कि क्यों ना तुम मोइन को रिश्वत दो। हर एक इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है, केस को वो तुम्हारे फेवर में कर देगा। दूसरी तरफ वो मोइनुल और साजिब नीला के पास जाते हैं। मोइनुल पूछने लगता है क्या सादमान का कोई दुश्मन था या तो फिर आप उसके बाकी फ्रेंड्स को जानते हो। नीला कहने लगती है कि मैं बाकी फ्रेंड्स को तो नहीं जानती। एक्चुअली सादमान बहुत ही कम घर आया करता है, हमेशा वो रायन के साथ ही रहता था। मोइनुल पूछने लगता है कि सादमान ड्रग्स लेता है, ये आपको कब पता चला। नीला कहने लगती है कि 2 साल पहले उसकी फादर की डेथ के बाद वो और बिगड़ गया। मैं अकेली औरत कहाँ तक संभालूं, वो मेरी कुछ सुनता ही नहीं। मोइनुल पूछने लगता है क्या आपको लगता है कि रायन ने सादमान को मारा होगा। नीला कहने लगती है मुझे नहीं पता। उसके बाद मोइनुल उस मीज़ान के पास जाता है, उसे भी थोड़ा पूछताछ करने के लिए। पहले तो मीज़ान से ये पूछने लगता है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मीज़ान कहने लगता है कि कोई मेरे लायक मिले ही नहीं। मोइनुल पूछने लगता है क्या आप नीला को लाइक करते हो। मीज़ान कहने लगता है कि लाइक से भी ज्यादा करता हूँ। देखिए लाइक और लव में बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सड़क के किनारे से जा रहे हो तो रास्ते पर आपको एक फूल का पौधा नजर आता है, तो आप उस फूल को तोड़कर अपने पास रख लेते हो, वो लाइक है। जब आप उस पौधे को पानी डालते हो वो प्यार है। मैं स्कूल टाइम से ही नीला को जानता हूँ। एक्चुअली मेरा वन साइडेड लव है, लेकिन किस्मत की बात नीला ने किसी दूसरे बंदे से शादी कर लिया, तो मैं नीला की जिंदगी में ऐसे ही फ्रेंड की तरह रह गया। मोइनुल पूछने लगता है कि आप सादमान के बारे में क्या जानते हो। मीज़ान कहने लगता है कि वो सादमान मुझे कभी भी लाइक नहीं किया करता था और मैंने भी उसकी लाइफ में कभी दखलंदाजी नहीं की। मोइनुल पूछने लगता है क्या आपको लगता है रायन ने सादमान को मारा होगा। मीज़ान कहने लगता है कि एविडेंस तो यही बता रहे हैं ना कि रायन ने ही सादमान को मारा, ये तो आपका काम है इंस्पेक्टर साहब। खैर दूसरे दिन साजिब मोइनुल के पास आकर एक शॉकिंग न्यूज बताने लगता है, वो ये कि मर्डर वेपन के ऊपर रायन के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं, लेकिन क्राइम स्पॉट पर जो फुटप्रिंट पाए गए वो रायन के ही है। दूसरे दिन केस दोबारा सुनवाई पर आता है। सारे दलीलें सुनने के बाद कोर्ट लीमा का बेल एक्सेप्ट कर लेती है, रायन का रिजेक्ट। कोर्ट से बाहर आने के बाद जबीन ये देखती है कि नीला किसी जगह पर बैठकर अफसोस कर रही है। जबीन दोबारा नीला के पास जाकर लानतान करने लगती है कि कंग्रेचुलेशंस, आज भी मेरा बेटा बाहर नहीं आया, तुम जीत गई, और वैसे भी तुमने बहुत ही चालाकी से मेरे बेटे को फ्रेम किया। नीला भी कहने लगती है क्या तुम अंधी हो, उस रायन ने मेरे बेटे को मार दिया, मैंने अपना बेटा खो दिया। जबीन कहने लगती है अब तुम मेरा बेटा छीन रही हो। इस तरह से नीला को बहुत लानतान करके उसके ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद साजिब एक एनवेलप लेकर एक कोरियर ऑफिस पर जाता है। एक्चुअली ये एनवेलप सादमान के रूम में मिला था। पूछने लगता है कि इस एनवेलप के अंदर क्या होगा। वो कोरियर वाला बंदा कहने लगता है अरे सर हमें क्या पता अंदर क्या होगा, हमारा काम तो बस एनवेलप्स को डिलीवर करना है। साजिब कहने लगता है क्या तुम ये तो बता सकते हो कि एनवेलप कहाँ से आया है। वो बंदा कहने लगता है कि सर थोड़ा टाइम लगेगा, आप बैठिए। मतलब इस एनवेलप के ऊपर फ्रॉम एड्रेस नहीं होता, कुछ पार्सल आईडी की मदद से फाइंड आउट करने के लिए कहता है। उसी रात साजिब मोइनुल को बुलाकर कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने लगता है। मतलब जहाँ पर हत्या हुई उस घर के पास तो सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं होता। मोहल्ले के कुछ सीसीटीवी फुटेजेस गैदर करके मोइनुल को दिखाने लगता है। कहने लगता है कि सादमान, लीमा, रेयान अपनी गाड़ी के जरिए से अपने घर के तालाब के पास गए, शायद वहीं पर उन लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया होगा। उसी एरिया के किसी दूसरे कैमरे में एक बंदा नजर आता है जो काफी देर तक किसी का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी इस बंदे के पास आने पर यह बंदा उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। शॉकिंगली ये गाड़ी सादमान, लीमा, रेयान के घर के पास गई। मतलब ये तीनों एक ही घर में एज ए किराएदार की तरह रहते हैं। आधे घंटे के बाद रेयान अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। मैंने दूसरी गाड़ी को फॉलो किया। वो गाड़ी किसी दूसरे पेट्रोल पंप के पास आई थी पेट्रोल भरवाने के लिए। उस गाड़ी में से 3 लोग उतरे सर, ये देख सकते हो आप। इन तीनों में से मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो है लिटन, जो ड्रग्स का बिजनेस करता है और इसके ऊपर काफी सारे केसेस भी है सर। मोइनुल यही सोचने लगता है कि इन तीनों का
सादमान रयान के साथ क्या कनेक्शन होगा, क्या रयान की मदद उन तीनों ने की। उसी वक्त वो हसन चौधरी मोइनुल को अपने पास बुलाता है और हल्के से रिश्वत देने लगता है कि मैं आपके और आपकी फैमिली के लिए इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करूंगा। लेकिन ये मोइनुल थोड़ा ईमानदार बंदा होता है। दूसरे दिन वो जबीन नीला के पास आकर इसे माफी मांगने लगती है कि उस दिन कोर्ट के पास मैंने तुमसे बदतमीजी से पेश आई। मेरा दिमाग भी सटक गया था कि मेरा बेटा जेल में है। एक माँ का दर्द तुम भी समझ सकती हो ना। इस तरह से ये दोनों अपने बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं। फाइनली जबीन रोते हुए नीला से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अगर रयान ने सादमान का कत्ल किया तो उसको सजा होगी, लेकिन नीला अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना प्लीज। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस लीटन को ढूंढते हुए किसी जगह पर जाने लगते हैं। वही एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था जो ड्रग्स का बिजनेस करता है। पुलिस वालों को देखकर लीटन और उसकी गैंग वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फाइनली पुलिस वाले उस लीटन को पकड़ ही लेते हैं। जब इसको पुलिस स्टेशन पर ले जाने ही वाले होते हैं तो तभी कोई अनजान बंदा इस लीटन को गोली मार देता है। उसके बाद पुलिस वाले उस लीटन का फोन अनलॉक करने पर कुछ बातें पता चलती है। साजिब मोइनुल से कहने लगता है कि सर लीमा ने हमसे झूठ कहा, मतलब ड्रग्स लेने के लिए सिर्फ सादमान ही नहीं जाया करता था, लीमा भी जाया करती थी। मतलब वो लीमा इस लीटन को जानती थी। लीटन के फोन में एक शॉकिंग वाली फोटो भी नजर आती है। उस फोटो में हसन चौधरी और बाबू नाम का एक डॉन भी होता है। मोइनुल शॉक में रह जाता है कि हसन चौधरी को इस लीटन से क्या काम, और इसी तरह इस बाबू से भी। सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक करने पर उस रात उस गाड़ी में ये बाबू भी मौजूद था लीटन के साथ। सो उसके बाद मोइनुल हसन को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर उस बाबू की फोटो दिखाते हुए पूछने लगता है कि इस बंदे से आपने क्यों मुलाकात किया। हसन चौधरी कहने लगता है कि एक फिल्म के सिलसिले में उसने मेरे से मुलाकात की। उसके बाद मोइनुल और साजिब उस बाबू के घर पर जाते हैं। बाबू के घर में उसकी बीवी, उसका बेटा और उसका फादर होते हैं। बाबू की बीवी से बाबू के बारे में पूछने पर उसकी बीवी कहने लगती है कि बाबू अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, कब घर पर आते हैं मुझे भी नहीं पता। तभी इन दोनों को देखकर बाबू का फादर इन दोनों को खाने पर इनवाइट करता है। जब मोइनुल खाना खा रहा होता है तो साजिब चुप चुप के सारे घर की तलाशी लेते रहता है। दूसरी तरफ उस बाबू को दिखाया जाता है जो फिलहाल किसी बंदे को पकड़कर बहुत मारपीट रहा होता है, क्योंकि इस बंदे ने उस लीटन को पकड़वाया होता है और ना चाहते हुए भी बाबू ने उस लीटन को मरवा दिया। उसी वक्त इस बाबू का बॉस बाबू को फोन करके ही बात पूछने लगता है कि अरे बाबू, तुमने तो पब्लिक प्लेस पर उस लीटन को मरवा दिया। बाबू भी कहने लगता है अरे बॉस, मैं क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वो सब कुछ उगल देता आपके बारे में, मेरे बारे में, हमारे धंधे के बारे में। उसके बाद बाबू गुस्से में आकर इस बंदे को भी मार देता है जिसको पकड़ के रखा होता है। दूसरी तरफ वो साजिब कोई मेडिकल रिपोर्ट लेकर एक हॉस्पिटल के पास जाता है। इस मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, ये सारे डिटेल्स हासिल कर लेता है। बाद में मोइनुल दोबारा उस लीमा को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट साजिब ने हॉस्पिटल के पास ले जाकर इंक्वायरी की थी, उससे ये बात पता चलती है कि लीमा का अबॉर्शन हुआ। ऑफ कोर्स फादर था सैडमैन, लेकिन रिपोर्ट में सैडमैन का नाम नहीं होता, रयान का नाम होता है। तो इसके बारे में पूछने पर लीमा कहने लगती है कि सर एक्चुअली इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हुआ कि अबॉर्शन करें या ना करें। सादमान मेरे साथ आने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं रयान को अपने साथ ले गई। यह सुनने के बाद मोइनुल लीमा पर इल्जाम लगाने लगता है कि सादमान के फोन में तुम्हारे और सादमान के वीडियो क्लिप्स होंगे। उसे वीडियो क्लिप्स की मदद से वो सादमान तुमको ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए तुमने और रयान ने मिलकर उस सादमान को मार दिया। लीमा रोते हुए कहने लगती है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सादमान का फोन कहाँ पर है मुझे नहीं पता, प्लीज सर मेरी बातों का यकीन करिए। और इसी तरह सादमान मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कोई लड़के को उस तालाब के पास सादमान का मोबाइल मिलता है। ये लड़का इस मोबाइल को ऑन करता है। दूसरी तरफ साजिब मोइनुल के पास ये खबर लेकर आता है कि कुछ दिनों पहले एक कुरियर ऑफिस पर गया था ना, उसके बारे में पता करने पर इस कुरियर ऑफिस के 3 ओनर्स है, उसमें से एक ओनर का नाम है वही बाबू। तो मोइनुल सोच में डूब जाता है कि इस मर्डर केस का बाबू का क्या कनेक्शन है। उसके बाद मोइनुल जल्दी अपने घर पर जाने लगता है क्योंकि आज इसका मैरिज एनिवर्सरी होता है। लेकिन उसी वक्त मोइनुल को किसी बंदे से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फिलहाल बाबू कहाँ पर है। सो मोइनुल फटाफट से अकेले ही उस शिप पर जाने लगता है। बाबू के पास जाकर डायरेक्ट यही सवाल पूछने लगता है क्या तुमने सादमान को मारा। लेकिन ये बंदा कुछ भी जवाब नहीं देता, उसके आदमियों से मोइनुल को पिटवा देता है। बहुत देर के बाद साजिब और कुछ पुलिस वाले इस जगह पर आते हैं। मोइनुल बिना हॉस्पिटल गए डायरेक्ट अपने घर पर आकर अपनी बीवी को विश करने लगता है।
दूसरी तरफ वो ज़बीन अक्सर नीला के पास आती जाती रहती है। इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। इसी बातों में ये दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। मतलब नीला ने ये डिसाइड कर लिया कि मीज़ान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। ज़बीन भी अपने बारे में बताने लगती है कि अगर इसका बेटा बाइज्जत बरी हो जाएगा तो अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाएगी, हसन चौधरी को डिवोर्स देकर। दूसरी तरफ साजिब को किसी से इन्फॉर्मेशन मिलने पर वो उस कुरियर ऑफिस पर जाने लगता है। मतलब एक ट्रक को फॉलो करते हुए आधी रात को एक ट्रक उस कुरियर ऑफिस के पास आ रही होती है। उसी को फॉलो करते हुए इस कुरियर ऑफिस के पास आता है। यहाँ आने के बाद साजिब चोरी चुपके अंदर झांकने लगता है कि आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। मोइनुल को अपडेट देने के लिए फटाफट से मोइनुल को फोन करने लगता है। उसी वक्त कोई अनजान बंदा वहाँ पर आकर साजिब को गोली मार के मार देता है। साजिब मरने की वजह से मोइनुल बहुत दुखी होने लगता है। साजिब इसका छोटा भाई जैसा था। खैर कुछ दिनों के बाद मोइनुल का सुपीरियर मोइनुल के पास आकर ये कहने लगता है कि एक्चुअली वो कुरियर ऑफिस डायरी असलम का है, जो कुरियर के नाम पर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। मतलब डायरी असलम वो बाबू। शॉकिंग बात यह है कि जब साजिब मरा था उसी रात उस कुरियर ऑफिस से सारे एविडेंस मिटा दिया। उसके बाद एक साइबर वाला बंदा मोइनुल को फोन करके कहने लगता है कि सर सादमान का फोन ऑन हो चुका है। तो पुलिस वाले उस फोन को ट्रैक करते हुए उस फोन को हासिल कर लेते हैं। सादमान के फोन में चेक करने पर एक फोटो होती है। लगता है ये फोटो किसी लैब की है। दूसरे दिन पुलिस वाले उस बाबू के घर पर आकर उसके घर की दोबारा अच्छे से तलाशी करवाने लगता है। इसकी घर की तलाशी लेने पर इसके घर में काफी सारे पैसे मिलते हैं। उसी वक्त वो बाबू मोइनुल को फोन करके ये कहने लगता है, अरे इंस्पेक्टर साहब आपने ये ठीक नहीं किया। वो पैसा मेरा अकेले का नहीं है, काफी बड़े बड़े लोग हैं इसमें। आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए। मोइनुल भी हल्के से धमकाने लगता है, क्या फैमिली तो तुम्हारी यहाँ पर भी है, इनके बारे में कौन सोचेगा। देखो भाई, जितना रिस्क मेरे पास है उतना रिस्क तुम्हारे पास भी है। अच्छा इसी में है कि तुम सामने आ जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी फेवर करता हूँ। जो पैसा मिला है ना, इसमें से थोड़े पैसे मैं तुम्हारे लिए रख दूंगा, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे पिताजी के लिए। यह सुनने के बाद बाबू मोइनुल को एक एड्रेस बताने लगता है कि वहाँ पर जाकर इंक्वायरी कर लो। बस यही बता सकता हूँ मैं। उसके बाद मोइनुल किसी गांव पर जाकर एक बूढ़े बंदे से मुलाकात करने लगता है। इस बूढ़े बंदे के बेटे के बारे में पूछने लगता है। ये बूढ़ा बंदा कहने लगता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, कब का मेरा बेटा मर चुका है। एक्चुअली ये बूढ़ा बंदा और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के ने दूसरे लड़के को पानी में डुबाकर मार दिया था ना, उस लड़के का फादर होता है। जब वो लड़का यही बात अपने फादर को आकर बताने लगता है तो उसका फादर अपने बेटे को डांट डपट कर गाँव से बाहर भेज देता है। इस लड़के का नाम होता है असलम। असलम के बारे में और भी काफी सारी चीजें जानने लगता है मोइनुल। खैर दूसरे दिन रयान का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आने पर जज इस बार भी रयान को बेल नहीं देता। मोइनुल दोबारा नीला के घर पर जाता है। पता चलता है कि नीला अपने घर पर मौजूद नहीं। उसी वक्त पड़ोस वाली एक लड़की मोइनुल को देखकर नीला का लेटर देने लगती है कि नीला आंटी ने कहा कि अगर आप या तो फिर ज़बीन आंटी आई तो ये लेटर देने के लिए कहा। नीला आंटी ने इस घर को छोड़ दिया। दूसरी तरफ उस नीला को दिखाया जाता है जो किसी गांव में आकर किसी घर में रहने लगती है। एक्चुअली नीला एक केस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए शहर से दूर एक गांव में आकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। अब ऑफ कोर्स नीला की मदद उसके फ्रेंड मीज़ान ने की होती है। मीज़ान नीला को समझाने लगता है कि जब तक सादमान का केस सॉल्व नहीं होता तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती। तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई? नीला यही कहने लगती है, नहीं मैं वापस ढाका नहीं आऊंगी, मुझे मेरे बेटे की याद आती है वहाँ पर। इसी बातों में मीज़ान नीला को प्रपोज भी करने लगता है, चलो हम दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो नीला थोड़ा सोच में डूब जाती है, क्या जवाब दें, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ जब वो हसन चौधरी अपने जीएफ के पास आता है तो उसकी जीएफ हसन चौधरी को एक बात बताने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप यहीं पर कट हो जाए। तुम अपनी फैमिली पर फोकस करो, अपनी फैमिली को बचाओ, तुम्हारी फैमिली टूटती जा रही है। दूसरी तरफ मोइनुल नीला का लेटर लेकर ज़बीन के पास आकर दिखाने लगता है। इस लेटर में यही लिखा होता है कि ज़बीन मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढती हुई बार बार मेरे पास आती रहोगी। शहर में मेरा अब कोई भी नहीं है और मैंने मेरे बेटे के हत्यारे को माफ़ कर दिया। तुम अपने बेटे के साथ खुश रहो। उसके बाद मोइनुल वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आकर इस केस में क्या हुआ होगा वो गेस करने लगता है। मतलब शायद उस रात सादमान, लीमा, रयान पार्टी से वापस आते समय अपनी कार में ड्रग्स लेने लगे। थोड़ी देर के बाद रयान घर पर आकर और ड्रग्स को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला इसको। वापस सादमान के पास जाकर इसी के बारे में झगड़ा करने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान सादमान का फोन उसी जगह पर गिर गया और यही फोन किसी लड़के को मिला था।
थोड़ी देर के बाद जब सादमान वापस घर पर आता है तो इसके पास कुछ गुंडे आते हैं, जैसे बाबू, लीटन और बाबू का बॉस। शायद बाबू के बॉस ने ही सादमान को स्टैप करके मार दिया होगा। बाद में ये लोग मर्डर वेपन रेयान की गाड़ी में फेंक कर चले गए। दूसरी तरफ नीला और मीज़ान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का डिसाइड कर लेते हैं। मतलब मीज़ान नीला को अपने किसी फार्म हाउस पर लाता है। इसी बातों में मोइनुल और पुलिस वाले नीला के पास आकर इसको गिरफ्तार करने लगते हैं। कहने लगता है कि आपने ही अपने बेटे को मार दिया, अपने इस अफेयर के बारे में छुपाने के लिए। इस तरह से नीला को बहुत ही बेरहमी से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगता है। तभी गुस्से में आकर मीज़ान मोइनुल से कहने लगता है कि नीला ने हत्या नहीं किया, सादमान को मैंने मारा। एक्चुअली मोइनुल मीज़ान के मुंह से सच उगलवाने के लिए नीला के साथ ऐसी हरकत की होती है ताकि नीला भी मीज़ान की सच्चाई जाने। उस रात बाबू, लीटन और मीज़ान सादमान के पास आकर इसको स्टैप करके मार दिया। यहाँ पर एक और बात यह है कि नीला के हस्बैंड की मौत इसी मीज़ान की वजह से हुई, क्योंकि मीज़ान नीला को हासिल करना चाहता है, लेकिन सादमान कभी भी मीज़ान को लाइक नहीं किया होता। एक और बात यह है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस लड़के को दिखाया गया था वो लड़का यही मीज़ान होता है। मतलब स्कूल डेज में कोई लड़का नीला को तंग किया करता था, इसीलिए मीज़ान ने उस लड़के को पानी में डुबाकर मार दिया। और इसी तरह नीला का खुद का बेटा नीला की जिंदगी हराम कर चुका था, इसीलिए मीज़ान ने सादमान को मार दिया। सादमान को मारने की एक और वजह भी होती है, वो ये कि एक दिन सादमान मीज़ान की गाड़ी को फॉलो कर रहा था तो उस वक्त मीज़ान उस कुरियर ऑफिस पर गया। अंदर झाँक कर देखा तो मीज़ान ड्रग्स का धंधा कर रहा होता है। तो प्रूफ के लिए सादमान ने वहाँ की फोटो खींच ली। यही फोटो मोइनुल ने देखा था। सादमान इसी फोटो को लेकर मीज़ान को ब्लैकमेल करने लगा। उसका फोन हासिल करने के लिए मीज़ान ने सादमान को मार दिया। सादमान को मारने के बाद ये लोग उसका फोन ढूंढते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलता। मीज़ान का दूसरा नाम ही होता है डैरी असलम, जो बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है। मतलब दुनिया के लिए मीज़ान एक शरीफ बंदा होता है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा खतरनाक। अब इसी दरमियान में पुलिस वाले यहाँ पर बाबू को भी लाते हैं। मतलब बाबू सरेंडर हो चुका होता है, क्योंकि इसने मोइनुल की रेस्पेक्ट की। मीज़ान जैसे लोग जिंदा ना रहे, बाबू गन लेकर मीज़ान को मार देता है। मोइनुल पूछने लगता है कि तुमने इसको क्यों मार दिया। बाबू कहने लगता है कि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक है। हम धंधा तो काला करते हैं लेकिन ईमानदारी से। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ज़ेबिन हसन चौधरी को डिवोर्स दे दिया। रेयान के ऊपर कोई भी इल्जाम ना होने की वजह से वो बाइज्जत बरी हो जाता है। रेयान और उसकी माँ नीला के पास आकर ये तीनों एक ही साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मतलब रेयान नीला को उसके बेटे की कमी पूरी कर देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।